Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Very good. तो जैसा लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ, सबसे पहले पोलिंग होगी आपकी, राइट? तो एडमिन आपका पोल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है? जो लोग जैंगो या एडवांस जावा में बैकएंड कर रहे हैं वो नो लिखिएगा। जो लोग पीएचपी में बैकएंड करना चाहते हैं वो उस पोल में यस लिखेंगे, राइट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यश, इनका पोल ऑर्गेनाइज कर दो। जी सर, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, जो भी पीएचपी को बैकएंड की तरह करना चाहता है तो वो यस बोलेगा, और जिसको नहीं करना है वो नो बोलेगा। और एडवांस जावा और जेंगो वाले प्लीज नो करिएगा, क्योंकि आप लोग एडवांस जावा एंड जेंगो करेंगे। ठीक, मैं लॉन्च कर रहा हूँ। पोल में आंसर देना है, चैट में आंसर नहीं देना है। प्लीज आंसर दे दीजिए। पीयूष, पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है। पीएचपी में सर्वर एंड पे कौन पढ़ाएगा? पीएचपी शालू मैं ही लूंगा, और कौन लेगा? नहीं, क्लास क्यों क्लैश करेगी? जब मुझे लेनी है तो क्लास क्लैश क्यों करेगी? ये वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स बैकएंड में कंटिन्यू हो जाएगा फिर ना, जब इनका फ्रंट एंड खत्म होगा। मैं बताता हूँ कैलाश, लाइव सर्वर के लिए क्या क्या करना है। 2-3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। आप लोग पहले पोल दे ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं पोल बंद कर रहा हूँ। रिजल्ट्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। ठीक है, ओके ओके सर, ओके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अब। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइव सर्वर में आ रही है आपकी प्रॉब्लम्स की, ठीक है? पहली दिक्कत जो लाइव सर्वर में आपको आ सकती है, मैंने आपसे कहा था जब आप VS कोड को डाउनलोड करेंगे तो कौन सा वर्जन डाउनलोड करेंगे? जल्दी बोलिए। जब VS कोड डाउनलोड करेंगे तो सर्वर कीजिएगा। पहली मिस्टेक मैंने देखा है, मुझे कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, आपने ध्यान दिया नहीं है, आपने VS कोड का सर्वर वर्जन डाउनलोड नहीं करा है, आपने VS कोड का डाउनलोड कर लिया है यूजर वाला वर्जन। मैं यूजर वाला नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे सर्वर वाला वर्जन चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो विंडो आपके सामने ओपन हो रही है, मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कर दूं, हमें इस पे करना है, सिस्टम इंस्टॉलर पे करना है यूजर वाला वर्जन, राइट? एक बार चीज, दूसरी चीज, विजुअल स्टूडियो में ओपन क्या करा है आपने? फाइल करा है, फोल्डर करा है? जब VS कोड को कॉन्फ़िगर करा है तो ओपन क्या करते हैं? ओपन करना है फोल्डर। अगर आप VS कोड में कोई फाइल ओपन करेंगे ना तो लाइव सर्वर काम नहीं करेगा, है ना? सो बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। VS कोड का लाइव सर्वर काम नहीं करता अनलेस एंड अनटिल आप उसे फोल्डर के साथ कनेक्ट करें। तो मैं इसे लॉन्च कर रहा हूं, ये मैंने VS कोड को लॉन्च करा। जब आप ओपन करेंगे यहां पे, गौर करिए, तो आप फोल्डर ओपन करेंगे। जैसे आप चेक करिए, ये मेरा ई ड्राइव में फोल्डर है ऑनलाइन फ्रंट एंड, ठीक है? ये करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फिर ओपन विद लाइव सर्वर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउजर लॉन्च हो जाना चाहिए। अगर इतने पे भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको एक फाइनल सेटिंग करनी है, और वो सेटिंग है आपको System32 को पाथ में सेट करना है। आई रिपीट, आपको System32 फोल्डर को पाथ में जाकर सेट करना है। अगर आपने ये नहीं करा होगा, क्योंकि ये System32 फोल्डर बाय डिफॉल्ट पाथ में सेट होना चाहिए, कुछ विंडोज वर्जन्स में ये सेट नहीं हो पाता है, तो आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर इस पे क्लिक करना है। ये आपके सामने विंडो आएगी, ये आपको पाथ दिखेगा, नीचे पाथ दिख रहा है आपको? चेक करिए ध्यान से, आप चेक करिए मेरे पाथ में ये System32 ऐड हुआ हुआ दिख रहा है, विंडोज System32, ये आपको ऐड करना है, ठीक है? चौथी गलती जो आप कर सकते हैं जिसके कारण लाइव सर्वर नहीं चल रहा होगा,
वो होगा कॉन्फ़िगरेशन आपका 32 और 64 का मैच नहीं कर रहा है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 होगा, आपने डाउनलोड कर लिया होगा 32। तो ये सारी चीजें करके देखें स्टेप बाय स्टेप। 100% VS कोड का लाइव सर्वर चलना चाहिए। फिर भी अगर नहीं चलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप डायरेक्ट ब्राउजर में जाकर रन कर सकते हैं। जब तक फ्रंट एंड कर रहे हैं तभी तक की प्रॉब्लम है। जब बैक एंड पे आएंगे तो जावा का अपना सर्वर होगा और जैंगो का अपना सर्वर होगा, PHP का अपना सर्वर होगा। हमें VS कोड के सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो फिर विंडोज का इशू है। फिर एक लाइव सर्वर के लिए विंडोज को फॉर्मेट कराना कहीं की भी अकलमंदी नहीं है। फिर बेटर है आप VS कोड में कोड लिखें और ब्राउजर में उसको रिफ्रेश करके देखते रहें। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है लाइव सर्वर के नहीं चलने से। बस आपका इजी हो जाता है प्रोग्राम रन करने का तरीका, दैट्स इट। कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जो लाइव सर्वर नहीं होगा तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? आ रही है बात समझ में? आर्यन, यूजर वाले के अंदर आपको सिस्टम लेवल की सेटिंग्स चेंज करने की परमिशन नहीं है, जबकि सिस्टम वाले के अंदर आप सिस्टम लेवल की सेटिंग्स बदल सकते हैं और ये पाथ चेंज करना सिस्टम लेवल सेटिंग ही है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ूं? शैल आई प्रोसीड नाउ? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने हेड टैग का एक चाइल्ड टैग डिस्कस कर लिया था एंड दैट वाज टाइटल टैग। अब बात करते हैं हेड टैग के दूसरे चाइल्ड टैग के बारे में। एंड व्हाट इज दैट? द सेकंड चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग इज द बेस टैग। सो सबसे पहले बात होगी ये बेस टैग करता क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, लेंदी और बहुत इंटरेस्टिंग इसका डिस्कशन है। अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूं तो बेस टैग सेट करता है बेस URL फॉर IMG एंड एंकर टैग्स। अब मेरी इस बात का क्या मतलब है, तो ध्यान दें, मेरी इस बात का क्या मतलब है इसको मैं आपको एक छोटे से डेमो से समझाता हूं। लेट्स इमेजिन मुझे मेरे वेब पेज पे एक इमेज शो करनी है। ये हेड का सब टैग है हर्ष। अपन हेड का ही तो सब टैग पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में नहीं थे आप क्या? हेड टैग के कितने चाइल्ड टैग्स होते हैं? 6 चाइल्ड टैग्स होते हैं। अपन ने एक ही पढ़ा है अभी तक, टाइटल। आज हम दूसरा चाइल्ड टैग पढ़ रहे हैं हेड टैग का, विच इज कॉल्ड एज बेस टैग। ठीक है, तो अब मैं एक सेकंड पेज बना रहा हूं। राइट, मान लीजिए मैंने पेज का नाम दिया demo.html। ओके, इस पेज के अंदर मैंने एज यूजुअल स्टार्ट करा विद डॉक टाइप, फिर मैंने हेड लिखा। अभी हेड में मैं सिर्फ टाइटल लिख रहा हूं। टाइटल में मैंने डेमो डाला, माय होम पेज, और मैंने बॉडी टैग के अंदर आया और यहां मुझे एक इमेज शो करनी है। ध्यान दीजिएगा, इमेज शो करने के बारे में सारी डिटेल मैं आपको तब दूंगा जब हम डिटेल में IMG टैग पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेस टैग समझाने के लिए IMG को यूज करके दिखा रहा हूं। तो अगर आपको आपके वेब पेज पे इमेज चाहिए तो आप टैग का नाम लिखते हैं IMG, और IMG के साथ आप प्रोवाइड करते हैं SRC नाम का एट्रीब्यूट। हो सकता है आप एट्रीब्यूट वर्ड पहली बार सुन रहे हो, तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या आप उस फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं? जल्दी बताइए, जिन आर्ग्यूमेंट्स पे वो फंक्शन एक्ट करता है। जैसे अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से हैं तो याद करिए, आप पाइथन में प्रिंट कॉल करते हैं तो प्रिंट को कुछ टेक्स्ट देते हैं प्रिंट करने के लिए, जो प्रिंट का आर्गुमेंट कहलाता है, राइट? ऐसे ही HTML के अंदर हमारे पास IMG नाम का टैग जो है उसका एक आर्गुमेंट है। हालांकि इसे आर्गुमेंट नहीं बोलते, इसे आर्गुमेंट की जगह हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, क्या करता है एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एट्रीब्यूट टैग को एडिशनल जानकारी देता है। अब मुझे बताइए IMG टैग का काम क्या है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। IMG टैग का काम क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। व्हाट इज द रोल ऑफ IMG टैग? इमेज दिखाना। लेकिन आप मानते हैं उसे इमेज का पाथ तो देना पड़ेगा ना, आपको इमेज का पाथ तो मेंशन करना पड़ेगा ना, तभी तो वो आपको इमेज दिखा पाएगा। और ये पाथ देने के लिए आप IMG में SRC नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो SRC में डबल कोट के अंदर
आप वो पाथ मेंशन करते हैं जिस पाथ वाली इमेज को आप अपने वेब पेज पे शो करने में इंटरेस्टेड हैं। अब इसको प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करवाता हूं मैं। लेट्स इमेजिन मेरे पास मेरे डेस्कटॉप में, इनफैक्ट मेरे डी ड्राइव के अंदर एक इमेजेस फोल्डर है। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको इमेजेस फोल्डर? आर यू एबल टू सी दिस? इस इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं अपने वेब पेज पे शो करना चाहता हूं। लेट्स इमेजिन मैं अपने वेब पेज पे ये पर्टिकुलर इमेज शो करना चाहता हूं रिप्ड जीन्स की। लेट्स से हम कोई शॉपिंग साइट बना रहे हैं जिसमें मुझे ये इमेज शो करनी है रिप्ड जीन्स की, राइट? अब आपको अगर इस इमेज को अपने वेब पेज पे शो करना है तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस पर्टिकुलर इमेज को कॉपी करके अपने रूट फोल्डर में पेस्ट करेंगे। कहां से रन हो रहा है आपका कोड, जल्दी बताइए। अगर आप लास्ट लेक्चर में थे तो आपने जो एचटीएमएल पेज बनाया है वो कहां बनाया है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। हमने जो एचटीएमएल पेज बनाया है वो, वेरी गुड, ई ड्राइव में फ्रंट एंड नाम के फोल्डर में बनाया है। तो आप सबसे पहले ई ड्राइव में जाएंगे, अपना फ्रंट एंड वाला फोल्डर ओपन करेंगे और यहां पर अपनी इस इमेज को आप पेस्ट कर देंगे जिसका नाम है ripdgene.jpg। याद रखिएगा, आप कभी भी इमेज डी ड्राइव या सी ड्राइव से पिक नहीं करते हैं, क्योंकि इमेजिन करिए अगर आपने डी ड्राइव सी ड्राइव से पिक करी तो आपको उसका पाथ मेंशन करना पड़ेगा एसआरसी में, और आप इंटरनेट पे एप्लीकेशन होस्ट करने जा रहे हैं। आप मानते हैं इंटरनेट पे अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स की लोकेशन बताना, फोल्डर की लोकेशन बताना इनसिक्योर हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। आप हैकर्स को खुला निमंत्रण दे रहे हैं, खुला इनविटेशन दे रहे हैं। आप उनको ये बता रहे हैं कि मेरे सिस्टम में एक डी ड्राइव है, उस डी ड्राइव में एक फोल्डर है, उस फोल्डर में इमेजेस हैं। तो हम कभी भी डी ड्राइव सी ड्राइव इनकी एक्चुअल लोकेशन नहीं बताते हैं। दूसरा, आप एक और एंगल से सोचिए, जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट अपने लैपटॉप पे होस्ट करेंगे या सर्वर पे होस्ट करेंगे? जल्दी बताइए। जब आप वेबसाइट को लाइव करेंगे तो वेबसाइट किसी सर्वर पे जाकर होस्ट होगी ना। होस्ट का मतलब डिप्लॉय करना, जहां से पूरी दुनिया उससे एक्सेस कर पाए। तो जो कंपनी आपको सर्वर देगी वो आपको सी ड्राइव डी ड्राइव एक्सेस करने देगी? आप बताइए, इमेजिन करिए आप गोडैडी के सर्वर पे अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो गोडैडी आपको अपने कंप्यूटर का सी ड्राइव डी ड्राइव सब एक्सेस करने देगा? नहीं करने देगा। तो जब हम लोग वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम एक प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और उसी के अंदर हमारे सारे इमेजेस, सारी फाइल्स, सारा डेटा लिखते हैं। ठीक है? अगर आप देखना चाहते हैं तो आप में से जैंगो वाले स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? डू वी हैव जैंगो स्टूडेंट्स? तो देखिए, मैं आपको जैंगो की वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ जैंगो वेब एप्लीकेशन। कैसी दिखती है जैंगो की एप्लीकेशन जब सर्वर पे आप उसे होस्ट करते हैं? ठीक है, देखिए, ये जो आपका इस समय करंट जैंगो का प्रोजेक्ट बैच चल रहा है, ये उन लोगों का जैंगो प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए, ये जैंगो का कंप्लीट एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ये उनका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, डेमो प्रोजेक्ट। तो नोटिस करिए, इस डेमो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फोल्डर्स हैं, उनमें से कुछ डॉट पीवाई दिख रहे हैं आपको? पहचान पा रहे हैं डॉट पीवाई किसका एक्सटेंशन है? ये कुछ पाइथन फाइल्स आपने रखी हुई हैं। ऐसे ही इसके अंदर एचटीएमएल फाइल्स अलग रखी गई हैं, सीएसएस फाइल्स अलग रखी जाती हैं। तो सबका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग को फॉलो करना होता है। और ये मत सोचिएगा सर ये सिर्फ जैंगो के लिए है, ये एडवांस जावा वाले भी फॉलो करेंगे, और अगर आप पीएचपी करते हो तो आपको पीएचपी में भी ये फॉलो करना पड़ेगा। मैं बस आपके नोटिस में ये बात लाना चाह रहा हूं कि जब सर्वर पे कोड्स बनते हैं, जब सर्वर पे वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, तो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइलें रखनी होती हैं। इस वक्त वो लोकेशन क्या है, अगर आप समझ रहे हो तो बताएं। इस वक्त वो लोकेशन ई ड्राइव का मेरा अपना एप्लीकेशन फोल्डर है जिसका नाम है ऑनलाइन फ्रंट एंड। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? आ रही है बात समझ में? बहुत बिगनर्स के दिमाग में क्वेरीज होती हैं, हम सी ड्राइव से इमेज क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो आप बहुत गलत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई साइट होस्ट करने वाला सर्वर आपको सी ड्राइव डी ड्राइव का एक्सेस नहीं देगा। और मैं तो कहता हूं सर्वर भी अगर आपका है, भगवान करे आप इतने अच्छी कंपनी में हो कि पूरा सर्वर ही कंपनी ने खरीद लिया है, तो अगर सर्वर भी आपकी कंपनी का है तो भी आपकी कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि वो सेंसिटिव ड्राइव्स पब्लिकली इंटरनेट पे लोगों को दिखाई जाएं। आर यू गेटिंग दिस? आ रही है बात समझ? इसलिए आपने जहां अपना फोल्डर बनाया है,
आप उस फोल्डर के अंदर ये फाइलें रखेंगे। अब आपने डी ड्राइव में बनाया है तो अपने डी ड्राइव के फोल्डर में आप इमेजेस रख लें। मैंने ई ड्राइव में बनाया है तो मैं ई ड्राइव में रख रहा हूं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये कहानी समझ में आई आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की? ठीक है, तो मैं वापस ओपन करता हूं हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप यहां पर लिखेंगे IMG, ध्यान से देखिएगा। IMG के बाद लिखेंगे आप SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स। नोटिस करिए VS कोड ने अपने आप इमेज उठा ली। देखिए VS कोड इतना इंटेलिजेंट है, उसने अपने आप पिक कर ली कि उसे मालूम है कि आपके फोल्डर के अंदर जो इमेजेस हैं आप उन्हीं इमेजेस को यूज करना चाह रहे हैं। वो तो मुझे C ड्राइव या D ड्राइव का ऑप्शन नहीं दे रहा, राइट। तो अब आप यहां पे लिख देंगे rippedgene.jpg। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये rippedgene.jpg को ब्राउजर सर्च कहां करेगा? जब इस वेब पेज को मैं रन करूंगा तो ब्राउजर इस पर्टिकुलर इमेज को कहां ढूंढने जाएगा? तो याद रखिएगा, ब्राउजर इस पर्टिकुलर इमेज को वहीं जाकर ढूंढेगा जहां से आपका पेज रन हो रहा है। हमारा पेज कहां से रन हो रहा है? जल्दी बताइए। हमारा पेज रन हो रहा है ई ड्राइव में ऑनलाइन फ्रंट एंड से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ई ड्राइव ऑनलाइन फ्रंट एंड नहीं लिखते हैं। यहाँ ई ड्राइव ऑनलाइन फ्रंट एंड का नाम अब चेंज होकर क्या पड़ गया है? http://127.0.0.1 ये पूरा पाथ आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ई ड्राइव में ऑनलाइन फ्रंट एंड को। आर यू गेटिंग दिस? और ये कौन कर रहा है आपके लिए? ये आपके लिए लाइव सर्वर कर रहा है। ये आपके लिए लाइव सर्वर कर रहा है। तो ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये आपके HTML पेज का पाथ है। यहीं पे मौजूद है आपकी rippedgene.jpg। कहने का मेरा मतलब, क्या आपने ब्राउजर को ये इन्फॉर्म करा कि उसे rippedgene.jpg को कौन से फोल्डर से पिक करना है? नहीं करा। ब्राउजर ने खुद ही इमेजिन कर लिया कि जहां से HTML पेज आ रहा है वहीं पे उसे इस इमेज फाइल को ढूंढना है। और जब ब्राउजर इस तरह से पाथ अपने अपने आप इमेजिन करते हैं तो याद रखिएगा, इसे वेब टेक्नोलॉजी में, एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, इसे वेब टेक्नोलॉजीज में हम बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। इसे वेब टेक्नोलॉजी में हम बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। तो आपको ब्राउजर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर इमेज कहां से आ रही है। आप बस इमेज का नाम लिखें, ब्राउजर अपने आप उसे वहीं पे सर्च करेगा जहां से आपका पेज रन हो रहा है। कहां से रन हो रहा है आपका पेज, एक बार फिर बताइए। आपका पेज अगर वेब के टर्म्स में बोले तो http://localhost:5500/home या demo.html से रन हो रहा है। यही पाथ है ना आपके पेज का? अगर लास्ट लेक्चर में आपने रन करके देखा हो राइस सर्वर तो यही पाथ आता है ना। अब मैं फिर बता रहा हूं, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये इंटरनेट के टर्म्स में दी गई है। ये एक्चुअल में किस में ट्रांसलेट हो रही है? ये एक्चुअल में ट्रांसलेट हो रही है ई ड्राइव में, मेरे फोल्डर ऑनलाइन फ्रंट एंड में। तो हम कभी ई ड्राइव ऑनलाइन फ्रंट एंड नहीं लिखते, उसकी जगह हम HTTP का URL लिखते हैं। ऐसे ही आप दिमाग लगाइए। अब आप जब लिखते होंगे http://www.facebook.com तो आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करते होंगे, यस और नो? लेकिन फेसबुक आपको कभी फोल्डर का नाम नहीं दिखाती, वो उसकी जगह आपको URL दिखाती है http://www. आ रही है बात समझ? ये HTTP स्टाइल की एड्रेसिंग होती है जिसमें हम नॉर्मल पाथ नहीं देते, URL देते हैं। आई होप आप जानते होंगे इसी को URL बुलाते हैं। इसी को URL बुलाते हैं ना, जिसे आप आम भाषा में वेबसाइट एड्रेस बोलते हैं, इसी को हम लोग URL के नाम से जानते हैं। फाइन, तो कुल मिलाकर मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब इमेज लोड होगी, अगर आपके प्रोजेक्ट की इमेज है तो वो आपके फोल्डर से पिक की जाएगी, आपके फोल्डर से लोड की जाएगी। अगर डी ड्राइव के अंदर बनाएंगे तो आपको डी ड्राइव सेट करनी पड़ेगी। जब आप इंटरनेट पे होस्ट करेंगे तो डी ड्राइव थोड़ी ना आपके हाथ में होगी, आपको तो सर्वर पे एक फोल्डर मिलेगा जहां आपको अपना सारा प्रोजेक्ट होस्ट करना होगा। आ रही है बात समझ? आप इमेजिन करिए, आप अपने लैपटॉप पे अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हकीकत में तो ये साइट जाकर सर्वर पे होस्ट होगी ना। तो जिस सर्वर पे होगी वो आपको देगा C ड्राइव, D ड्राइव, हर ड्राइव एक्सेस करने को नहीं देगा। जहां पर उनका सर्वर रन हो रहा होगा उस सर्वर पे आपको एक स्पेस मिलेगी। आ रही है बात समझ? हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब मैं इस पेज को करता हूं एग्जीक्यूट। अब मैं इस पेज को करता हूं रन। ठीक है, अब मैंने इस हेड को बंद करा।
कैसा एड्रेस चेंज होगा मोहित, मैं समझा नहीं, कैसे एड्रेस की बात कर रहे हो आप? किस एड्रेस की बात कर रहे हो आप? आपका यूआरएल सेम रहेगा, कोई एड्रेस चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रन कर रहा हूं, एवरीवन प्लीज वॉच केयरफुली। रन करके मैंने ओपन विद लाइव सर्वर करा, तो आप बताइए इमेज आई? जल्दी बोलिए। वेब पेज पे इमेज आ गई, राइट? और अगर ये इमेज मैं वहां से हटा दूं, अगर ये इमेज वहां से डिलीट कर दूं तो आएगी? अगर ये इमेज मैं जाकर ऑनलाइन फ्रंट एंड से डिलीट कर दूं तो क्या ये इमेज आएगी? नहीं आएगी, राइट? क्यों? क्योंकि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उसी लोकेशन पे जाकर इमेज सर्च कर रहा है, ठीक है। हाँ, HTML टैग ओपन नहीं करा तो भी कोड चला। अब नोटिस करिए, इस बारे में बता चुका हूं, ये W3C के स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर हम लोग इनको नहीं मानते हैं तो भी फिलहाल कोड्स चलते हैं, क्योंकि ब्राउजर्स ने इन्हें अभी स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करा है। लेकिन जिस दिन कर दिया उस दिन मेरा एक कोड फेल हो जाता, जिसमें मैं HTML का ओपनिंग लिखना भूल गया था। ये भी आपके नोटिस में आया। तो HTML में कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, आप अगर गलत स्टाइल में भी पेज लिखेंगे तो 90% केसेस में कोड चल जाएगा। बट वी कैन नेवर बिलीव इन दिस, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते कि हमेशा ऐसा होगा। कल को अगर ब्राउजर और W3C के स्टैंडर्ड्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी आ गई तो फिर हमारा हर कोड W3C के पैटर्न पे बनना होगा, वरना आउटपुट गलत आएगा या नहीं आएगा। समझ आई बात? चलूं आगे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि हम और यहां पर कैसे rippedgene.jpg की लोकेशन दे सकते हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं सर पूरा पाथ भी मेंशन कर सकते हैं। और पूरा पाथ यहाँ ई ड्राइव नहीं है, मैं फिर बता दूं, पूरा पाथ यहाँ पर क्या है? पूरा पाथ यहाँ पर ये है जो आपको ऊपर दिख रहा है। इसे कॉपी करके मैं आपको नोटपैड में खोल के दिखाता हूं, ठीक है। ये पाथ है मेरे इस समय पेज का। बस यहाँ demo.html की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ demo.html की जगह आ जाएगा rippedgene.jpg। आ रही है बात समझ? बेस बॉडी में चल रहा है, मैंने बेस कहां लगाया है बेटा? बॉडी में। अभी मैंने बेस का नाम ही नहीं लिया है आकाश। आपको बेस टैग कहां लगा हुआ दिख रहा है मेरे कोड में? बताइए। आकाश परमार बताएं, आपको इस वेब पेज में कहां दिख रहा है बेस टैग लगा हुआ? नहीं, 127 फैजान हमेशा आएगा, क्योंकि 127.0.0.1 आपके कंप्यूटर का लोकल आईपी है, ठीक है। 5500 पोर्ट नंबर है जिसपे लाइव सर्वर रन हो रहा है। आपके कंप्यूटर पे भी यही आएगा, आप चेक कीजिएगा। बेस में इमेज है? कहां बेस में इमेज है? कहां मैंने बेस में इमेज दी है? इमेज तो अलग से टैग है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आकाश, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? या तो आपने बात ढंग से समझी नहीं है या कुछ इमेजिनेशन खुद के मन से बिठा ली हैं। अनम्यूट करिए आकाश। अनम्यूट करते ही आ गया, ये अच्छा है, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। इस तरह से घबराएंगे ना तो कभी सीख नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी को, गलतफहमी दिमाग में भर जाएगी और फिर वो नुकसान देगी किसी इंटरव्यू में। अनम्यूट में इसलिए कराता हूं क्योंकि चैट से क्लियर नहीं होता है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं फिर बता दूं, ये मैंने कहीं नहीं कहा है कि बेस IMG के लिए होता है। मैंने कहा है बेस टैग में यूआरएल सेट करते हैं, जो अभी मैंने बताया ही नहीं है कैसे करते हैं। अभी तो मैं आपको IMG टैग समझा रहा हूं कैसे काम करता है। अब बेस टैग आने से IMG का काम इजी कैसे हो जाता है वो हम अब समझेंगे। हाँ शालू बोलिए, क्या डाउट है? नहीं, नहीं चेंज कर सकते दीपांशु। अगर वो यूआरएल आपको चेंज करना है तो आपको VS कोड की सेटिंग्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा, लाइव सर्वर की सेटिंग्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते अभी फिलहाल। एप्लीकेशन बता रहे हैं बाय पोर्ट नंबर, ये फोल्डर कैसे उठा रहा है? क्योंकि हमने फोल्डर VS कोड में लोड करा हुआ है ना। आप चेक करिए, मैंने ओपन फोल्डर करा है ना लेफ्ट साइड पे।
यहां से कनेक्ट हो रहा है ये। मैंने उस फोल्डर को ओपन करा है ना, इसका मतलब मुझे जिस भी फोल्डर को 127.0.0.1 से कनेक्ट करना होगा उसे पहले VS कोड में ओपन करेंगे हम, तब VS कोड उसे कनेक्ट कर देगा लाइव सर्वर के साथ। बिल्कुल करेंगे नावेद, वेट हाइट सब चेंज करेंगे। मैंने कहा मैं अभी IMG टैग नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि बेस टैग IMG टैग का काम आसान कैसे कर देगा। ठीक है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं अब। हर्ष, उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर अपन HTML के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता क्या होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे यहां पर कंप्लीट URL मेंशन करना है तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा, मैं इस तरीके से मेंशन करके भी इस इमेज को ला सकता हूं। इसके लिए मैं आपको एक इमेज और लाके दिखाता हूं, तो आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। एक में मैं कंप्लीट URL दूंगा, एक में मैं कंप्लीट URL नहीं दूंगा। अंकित, 127.0.0.1 हमेशा यही रहेगा। 5500 भी VS कोड का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। अभी मत परेशान हो, जब तक सर्वर पे नहीं पहुंचते, इग्नोर करें आप इस बात को। नेटवर्किंग पढ़ी नहीं है तो अभी नहीं समझ में आएगा, फॉरगेट दैट। हाँ, ऑन एवरी कंप्यूटर। आप में से किसी ने अपने कंप्यूटर पे लाइव सर्वर चलाया है? जल्दी बताइए, किसी के यहाँ VS कोड में लाइव सर्वर चल रहा है? आप लोगों को क्या दिख रहा है ब्राउजर के अंदर? URL 127.0.0.1 दिख रहा है सभी लोगों को? /5500 दिख रहा है? तो ये लोकल IP होता है। लोकल IP का मतलब जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर आपका सर्वर रन हो रहा है उसका IP 127.0.0.1 के नाम से इंडिकेट होता है। ये बता रहा है कि सर्वर इंटरनेट पे नहीं है, सर्वर लोकली है। समझ आ रहा है? ये देखिए, सबके बाय डिफॉल्ट पोर्ट आ रहे हैं। अब सत्यम के लिए 5501 आ रहा है, क्योंकि सत्यम के केस में 5500 पोर्ट फ्री नहीं होगा, तो 5501 पोर्ट नंबर यूज हो रहा है। जबकि सौरभ के केस में आप चेक करिए, 5500 पोर्ट यूज हो रहा है ना? ये पोर्ट नंबर्स होते हैं जिसपे सर्वर अप होने की कोशिश करते हैं। अगर वो पोर्ट नंबर बिजी है तो फिर दूसरे पोर्ट नंबर पे अप होगा। ये और क्लैरिटी आएगी इन चीजों की जब आप सर्वर एंड की चीजें समझेंगे। चलूं आगे। ऐसे ही जब आप जैंगो रन करेंगे ना, जैंगो एप्लीकेशन रन करेंगे, तो 8000 पोर्ट नंबर पे जैंगो चलता है। जब आप जैंगो चलाओगे तो वहां भी लिखा आएगा 127.0.0.1 /8000। जैंगो का पोर्ट नंबर 8000 होता है। VS कोड के सर्वर का पोर्ट नंबर 5500 है। पोर्ट नंबर एक तरीके की ID है जिससे डिफरेंशिएट होता है ये कौन सा सर्वर चल रहा है। क्लियर हुआ? चलूं आगे। चलिए, तो मैं कह रहा था मैं आपको एक इमेज और लाके दिखाता हूं। अब इमेजिन करिए मेरे पास D ड्राइव में मैंने एक इमेज और रखी हुई है। रिप्ड जीन के अलावा मैं एक इमेज और ले लेता हूं। लेट्स से आई टेक दिस एनिमेटेड लॉगिन इमेज। ओके, इसे कॉपी करा मैंने, इसे भी मैंने पेस्ट कर दिया ऑनलाइन फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास दो इमेजेस हो गई हैं। वॉच केयरफुली। अगर मैं एनिमेटेड लॉगिन वाली इमेज दिखाना चाहूं तो क्या ये ऊपर वाले की तरह कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा या खाली एनिमेटेड लॉगिन से काम चल जाएगा? जवाब दें। खाली एनिमेटेड लॉगिन से काम चल जाएगा या पूरा पाथ देना पड़ेगा? रिलेटिव एड्रेसिंग से काम हो जाएगा कि मुझे कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब टेक्निकल वर्ड सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से टेक्निकल वर्ड सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा यहां जो एड्रेसिंग यूज हो रही है उसका नाम क्या है, अगर आप लेक्चर गौर से सुन रहे हैं तो आपका जवाब होगा सर ये रिलेटिव एड्रेसिंग है। ठीक है, और जो इससे ऊपर वाला IMG टैग यूज कर रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। इस एड्रेसिंग मैकेनिज्म को बोला जाता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, जिसमें आप कंप्लीट पाथ मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी मैं बेस टैग पे नहीं गया हूं, ध्यान से सुनिए बेस टैग की जरूरत कहां पड़ेगी। अब इसके बाद मैंने इसको सेव करा। जैसे ही सेव करूंगा, अगर मैं जाकर चेक करूं ब्राउजर में तो नोटिस करिए मुझे दोनों इमेजेस दिख रही हैं। दिख रही है दोनों, रिप्ड जीन भी दिख रही है, एनिमेटेड लॉगिन भी दिख रही है। ठीक है, अभी बताइए ये इमेजेस
मेरे फोल्डर से लोड हो रही है ना, मेरे सर्वर से लोड हो रही है ना, राइट। क्या इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे इमेजेस होती हैं? क्या इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स पे इमेजेस अवेलेबल होती हैं पब्लिकली? हाँ, मैं आपको दिखाता हूं हमारी वेबसाइट पे एक इमेज, scabhopal.in, राइट। ये SCA की वेबसाइट है। इसमें अपन चलते हैं गैलरी में, ध्यान से देखिएगा। इस गैलरी में ये इमेजेस दिख रही हैं आपको? जल्दी बोलिए, दिख रही हैं? मैं इनमें से एक इमेज को अपने वेब पेज पे लाना चाहता हूं, इनमें से एक इमेज को अपने वेब पेज पे लाना चाहता हूं। तो आप मानते हैं इसका यूआरएल देना पड़ेगा मुझे? जल्दी बोलिए, देना पड़ेगा ना? ये तो मेरे फोल्डर में नहीं है ना, ये तो इंटरनेट पे कहीं और है। ठीक है, तो अब मैं मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेमिनार, इसको राइट क्लिक करता हूं, राइट। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूं। कॉपी लिंक एड्रेस से मुझे क्या मिलेगा? मुझे इस इमेज का यूआरएल मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट, ये नहीं है इसका यूआरएल, सो आई विल गो टू इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में आकर ये है इसका एड्रेस, तो ये मैंने कॉपी करा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इंटरनेट की आप एक इमेज या साइट की कोई इमेज पिक कर सकते हैं। ये मैंने इमेज का यूआरएल पिक करा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने कॉपी करा, यहां भी आप देख रहे हैं HTTP के स्टाइल में आ रहा है, जैसे हमारा लोकल सर्वर दिखा रहा था। बस हमारा लोकल सर्वर दिखा रहा है 127.0.0.1, यहां दिखा रहा है scabhopal.in। तो ये हमारी साइट GoDaddy पे होस्टेड है। तो आप मानते हैं GoDaddy के सर्वर की लोकेशन है? क्या कहते हैं? बता रहा है ये? ठीक है, अब मैंने इस पूरे को कॉपी करा, ठीक है, इस पूरे को कॉपी करके मैंने ING टैग के साथ पेस्ट कर दिया इसको, राइट। अच्छे से समझिएगा, फिर आप अपने डाउट्स पूछना। ये मैंने ING टैग रखा और यहां इसको बंद करा, ऐसे रन करूंगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग की इमेज अब मेरे वेब पेज पे आ जाएगी। जल्दी बोलिए, बिल्कुल आ जाएगी, 100% आ जाएगी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो। आ गई? ऑब्जर्व कीजिए, है ना? ठीक है, अब इमेजिन करिए मुझे इसी वेबसाइट से, SCA भोपाल वेबसाइट से एक इमेज और चाहिए, ला सकता हूं? एक और इमेज, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, ला सकता हूं? ठीक, तो मैं इस बार मैं इमेज लाता हूं, मैराथन क्लास या सेमिनार, इसकी इमेज लाता हूं। इस पे मैं गया, इंस्पेक्ट करके मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद मैंने इसका सेमिनार वाला लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। अब वॉच केयरफुली, ये वाली इमेज का जो यूआरएल है और जो पिछली इमेज का यूआरएल है, आप मानते हैं वो 04 तक बिल्कुल सेम है? ध्यान से देखिए, 04 तक बिल्कुल सेम है, लेकिन मुझे ये कंप्लीट यूआरएल सेकेंड टाइम पे भी मेंशन करना पड़ेगा ना। अगर मैं सेकेंड इमेज लाना चाहता हूं तो दूसरी बार भी मुझे कंप्लीट यूआरएल मेंशन करना पड़ेगा, SRC इक्वल टू, और ये पूरा यूआरएल, है ना। तो मैंने ये पूरा यूआरएल मेंशन करा। अब मैं अगर पेज चलाता हूं तो ये पेज रन हो जाएगा और मुझे सेकेंड इमेज भी दिख जानी चाहिए। दिख गई, है ना। अब ये बताइए, अगर आप लेक्चर समझ रहे हैं तो, मैं अगर ये वाला यूआरएल ना दूं, सिर्फ img02.jpg दूं, तो भी इमेज आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। ब्राउजर अब इस इमेज को कहां सर्च करेगा? ब्राउजर इस इमेज को सर्च करेगा हमारे फोल्डर में, हमारे ई ड्राइव वाले फोल्डर में। और क्या वहां पर img02 है? नहीं है, है ना। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आई वोंट गेट द सेकेंड इमेज। चेक करिए, फर्स्ट इमेज आ रही है, सेकेंड इमेज गायब है, नहीं दिख रही है वो इमेज। आ रहा है समझ? राइट। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें ये कंप्लीट यूआरएल ना देना पड़े, सिर्फ img02 दें और ब्राउजर को समझ में आ जाए कि SCA भोपाल की वेबसाइट से ये इमेज लानी है। तो फिर हम लोग इस काम को करने के लिए किसे यूज करते हैं? बेस टैग को यूज करते हैं। बेस टैग को हम ये बताते हैं कि ये रहा हमारा बेस यूआरएल। अब जो भी इमेज इस पेज में आएगी उसका बेस यूआरएल ये मान लेना। तो आप मानते हो अगर मैं इतना यूआरएल कॉपी कर लूं, 04 तक का यूआरएल कॉपी कर लेता हूं और खाली इमेजेस का नाम लिखूं, अब कोड चलेगा?
अगर मैं बेस के अंदर ये यूआरएल पेस्ट कर दूं, बस इतनी सी बात है। और बेस का एट्रीब्यूट HREF होता है, ध्यान दीजिएगा, बेस का एट्रीब्यूट का नाम HREF होता है। तो यहां लिखेंगे आप HREF, डबल कोट ओपन करिए, इसको कर दीजिए आप पेस्ट और इसको कर दीजिए आप बंद। बेस का भी याद रखिएगा क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो आपने नोटिस करा होगा ING और बेस दोनों के क्लोजिंग टैग्स नहीं हुए। और जिन टैग्स के क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस, ऐसे टैग्स HTML की भाषा में कहलाते हैं सिंगलटन टैग्स। तो ये भी सिंगलटन है, बेस टैग भी अपने आप में सिंगलटन टैग होता है। ओके, तो सिंगलटन टैग्स वो होते हैं जिनका ओपनिंग देते हैं अपन, बट अपन उनका क्लोजिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब आप इस पेज को रन कीजिए। जब आपने बेस यूआरएल बता दिया है तो ब्राउजर को अब मालूम है उसे इमेजेस कहां से लानी है। हाँ आयुष, आ रहा हूं, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब उसे इमेजेस कहां से लानी है? अब वो सारी इमेजेस सर्च करेगा जाकर scabhopal.in पे। अब वो सारी इमेजेस जाकर scabhopal.in पे सर्च करेगा। तो आप बताइए मुझे यूआरएल कितनी बार देना पड़ा? जरा बताइए मुझे कितनी बार लिखना पड़ा? scabhopal.in का पाथ एक बार, और अब आप चेक करिए दोनों इमेजेस आपको दिख जाएंगी। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं सर अब मुझे रिप्ड जीन भी लानी है, अब मुझे वो इमेज भी लानी है जो मेरे एप्लीकेशन के अंदर होस्टेड है, तो फिर आपको एब्सोल्यूट यूआरएल करना पड़ेगा मेंशन। आप दो बेस यूआरएल सेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ब्राउजर को ये बोल दें ये SCA भोपाल का यूआरएल है, ये फेसबुक का यूआरएल है, ये यूट्यूब का यूआरएल है, मुझे सब जगह से इमेज ला कर दे दो। आप बेस टैग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, एक ही बेस यूआरएल सेट कर सकते हैं। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, तो अब अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, इफ आई राइट img src इक्वल टू rippedgene.jpg, तो आप मानते हैं रिप्ड जीन को अब scabhopal.in पे सर्च करा जाएगा, राइट? और वो मिलेगा नहीं। और जब वो मिलेगा नहीं तो इमेज आएगी कि नहीं आएगी? जीन्स की इमेज आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्या करें लाने के लिए? क्या करें लाने के लिए? अपनी एप्लीकेशन का एब्सोल्यूट यूआरएल दीजिए। अपनी एप्लीकेशन का एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है? http://127.0.0.1 127.0.0.1:5500/rippedgene.jpg। अब आ जाएगी इमेज? क्या कहते हैं, इमेज आ जाएगी? यस। अब रन करिए, चेक करिए, राइट साइड पे आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, आप अगर प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हैं तो आई थिंक आपने अब ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, हैव यू हर्ड द वर्ड ओवरराइड करना? ये वर्ड सुना है कभी प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज में? तो ये आपने ओवरराइडिंग कर दी है। क्या कर दिया है आपने? अब बेस यूआरएल की ओवरराइडिंग कर दी है अपनी तरफ से अपना यूआरएल प्रोवाइड करके। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, अगर आपने सिर्फ इमेज का नाम इसके बाद भी दिया तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट बेस यूआरएल को ही स्टार्टिंग का यूआरएल मानेगा। तो अगर मैंने एनिमेटेड लॉगिन लिखा तो क्या होगा? अगर मैंने सिर्फ एनिमेटेड लॉगिन डॉट GIF लिखा तो क्या होगा? तो ये इमेज सर्च करी जाएगी scabhopal.in पे। तो मुझे इसका फिर मेंशन करना पड़ेगा कंप्लीट यूआरएल। तो जनरली बेस यूआरएल हम लोग कब देते हैं? जनरली बेस यूआरएल हम लोग तब देते हैं जब इंटरनेट के किसी सर्वर से हम इमेजेस पुल कर रहे हैं और हमें मालूम है सारी इमेजेस वहीं से आ रही हैं। तो बेस यूआरएल एक बार लिख दीजिए और सारी इमेजेस आपको वहीं से डायरेक्ट सप्लाई हो जाएंगी। आया समझ? एक ही बात है संदीप, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। 127.0.0.1 और लोकल होस्ट एक ही बात है। यस यस, इमेज वगैरह क्रॉपिंग हो सकती है बट HTML नहीं करेगी इसको सौरभ। ये HTML का काम नहीं है, ये काम इमेज डिजाइनर एप्लीकेशंस का है। इसे आप फोटोशॉप में कीजिए। नहीं, एक से ज्यादा बेस नहीं हो सकते देवेश। अगर आपने बेस दो बार लिखा तो सेकंड वाला बेस यूज होगा, फर्स्ट वाला इग्नोर हो जाएगा। बिल्कुल करेंगे। जीन इमेज अगर नीचे चाहिए तो CSS करेंगे ना फैजान। आप सबने वेबिनार अटेंड करा था, मैंने क्या कहा था? इमेज कहां आनी है, कितनी बड़ी कितनी छोटी आनी है, ये सब कौन तय करेगा? ये सब कौन तय करेगा? ये सब CSS डिसाइड करेगी। ये HTML का काम नहीं है। HTML का काम है सिर्फ इमेज लाना। आया समझ? चलूं आगे। बेस का पर्पस समझ आया? बेस यूआरएल से क्या होता है? बेस यूआरएल से बेस यूआरएल सेट हो जाएगा आपके इमेज और एंकर टैग्स का,
और जहां भी पेज में इमेज टैग आया ब्राउजर समझ लेगा कि उसको प्रीफिक्स में ये वाला यूआरएल ऐड करना है। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। नहीं दे सकते रामकृष्णा, एक इमेज टैग में एक ही एसआरसी होता है। जो सिंटेक्स है उसे आप अपनी मर्जी से बदल थोड़ी दोगे। आईएमजी में एसआरसी एक ही बार देते हैं, 2 बार नहीं देते हैं। अगर आपको 2 इमेज चाहिए तो 2 आईएमजी टैग लगाइए। जिनके सिस्टम पे लाइव सर्वर नहीं चल रहा है वो फिर डायरेक्ट रन करेंगे। मैंने बताया था साक्षी आपको, मैं एक बार फिर बताऊं आपको कैसे रन करना है। मैंने कहा था आपको ब्राउजर खोलना पड़ेगा और ब्राउजर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा या जाकर अपने वेब पेज पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, इमेज के लिए आप ये नहीं देंगे, फिर इमेज के लिए फिर आप ये नहीं देंगे, इमेज के लिए फिर आप डायरेक्ट इमेज का नाम दे दें। ठीक है, फिर आप बेस टैग यूज मत करें। राइट, अगर आपका लाइव सर्वर नहीं चल रहा है ना तो बेस टैग छोड़ दें, आप डायरेक्ट इमेज दे दें जो फोल्डर से पिक हो जाएगी। Yes, Manish, we can do that, but it's not recommended. It's not at all recommended. Base tag is meant for HTTP. Not every browser is going to support it. कि आप वहां पर फाइल टैग दे दें। ओके, चलो आगे। इंस्पेक्ट करके बता दूं। इंस्पेक्ट मैंने बस इतना ही करा था। मान लीजिए ये इमेज मुझे पिक करनी है तो मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गया, इंस्पेक्ट पे आया तो मेरे पास ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड कोड पूरा ओपन हो गया और इसमें मैंने एसआरसी पे क्लिक करके कॉपी कर लिया। एसआरसी पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया। बेस टैग में यूआरएल देने के बाद रिलेटिव एड्रेस क्यों करेगा वर्क अंकित? सोचिए ध्यान से, जब आपने बेस टैग में यूआरएल दे दिया है तो सारे एड्रेसेस उसी यूआरएल से कनेक्ट होंगे ना। जो बेस टैग में सारी इमेजेस उसी यूआरएल पे जाकर सर्च होंगी। ब्राउजर कैसे सोच लेगा कि उसे ये इमेज आपके फोल्डर से उठानी है? 3-4 साइट से लेनी हो तो पूरा पाथ दीजिए, हर साइट का पूरा यूआरएल दीजिए। 3-4 के लिए नहीं है बेस टैग, मैं बार बार तो कह रहा हूं, सिर्फ एक बार आप बेस यूआरएल दे सकते हैं। 3-4 साइट से चाहिए तो 3-4 पाथ देने पड़ेंगे। हो गया क्लियर? आगे बढ़ें। गॉट इट? चलिए, ये कहानी थी बेस टैग की। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस का मतलब जहां से आपका वेब पेज होस्ट हो रहा है, दैट इज रिलेटिव एड्रेस। जहां से पेज आ रहा है वहीं पे जाकर ब्राउजर बाकी फाइल सर्च करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग। हुआ क्लियर? चलें आगे। ओके, चलिए, ये था एग्जांपल बेस यूआरएल का। नाउ लेट्स ओपन अनदर एचटीएमएल पेज। ठीक है, इस बार मैंने एचटीएमएल पेज का एग्जांपल पे नाम रखा example3.html। ठीक है, as usual I'll start with doctype html. I'll have a head tag, ध्यान से देखना, हेड टैग के अंदर एज यूजुअल टाइटल टैग, टाइटल टैग में एक बार फिर माय होम पेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग, एंड दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग इज स्टाइल टैग। बट इससे पहले कि मैं आपको स्टाइल टैग पढ़ाऊं, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। इमेजिन करिए मेरे पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ समझते हैं, वही है बिल्कुल एचटीएमएल पैराग्राफ जो इंग्लिश में होता है। राइट, जैसे अगर मैं अगेन आपको एससीए की साइट पे लेकर चलूं और मैं आपसे पूछूं, चलिए एससीए की दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, scalive.in। राइट, अगर इस वेबसाइट पे हम चलें, ये सब क्या है? वी वांट टू हेल्प यू इन बिल्डिंग अ करियर, राइट, या ऑफ कोर्स आवर कोर्सेज आर डिजाइंड कीपिंग वन थिंग इन माइंड, दे ऑल आर पैराग्राफ्स। ये सब आपको पैराग्राफ्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। फाइन, तो इमेजिन करिए मैंने एक पैराग्राफ सेट करा, पैराग्राफ में कुछ मैंने टेक्स्ट डाला। पढ़ेंगे सौरभ आगे।
ये सारे टैग्स HTML में आगे आएंगे। भागो मत, बहुत तेज भागते हो, धीरे धीरे आराम आराम से चलो, आएगा। पैरा, डिव, स्पैन सब आएगा। खत्म हो गया क्या HTML आज अपना? क्यों सौरभ, हैव यू फिनिश्ड? अभी तो सेकंड लेक्चर है ना वेब डेवलपमेंट का, अभी तो शुरुआत हुई है। आएंगे, सारे टैग्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट लिखा, वेलकम टू माय होम पेज। ठीक है, अगर आप ध्यान से लेक्चर समझ रहे हैं तो मुझे बताइए, ये जो वेलकम टू माय होम पेज है, ये किस फॉन्ट कलर में आएगा? अगर मैं इस पेज को रन करूंगा तो ब्लैक कलर में आएगा। वेरी गुड। यानी वन थिंग इज फॉर श्योर, लेट मी क्लोज HTML ऑल्सो। वन थिंग इज फॉर श्योर, जब आप ब्राउजर में कोई टेक्स्ट शो करते हैं तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आपके टेक्स्ट को शो करता है। ये आपने कैच करी बात? ब्राउजर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक यूज करता है। आप सपोज करिए मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर रेड करना चाहता हूं, या ब्लू करना चाहता हूं, या ग्रीन करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ दिस टेक्स्ट। तो अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए आपके पास जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका मतलब CSS से पहले वाला तरीका, वो था कि आप यूज करते थे एक और टैग जिसका नाम होता है फॉन्ट टैग। आई होप नाम से सभी लोग गेस कर पा रहे होंगे फॉन्ट टैग क्या करता होगा। गेस करिए फॉन्ट टैग क्या करता होगा। फॉन्ट टैग से आप कलर सेट करते हैं, राइट? तो मैंने फॉन्ट टैग लिया और फॉन्ट टैग के अंदर मैंने कहा कलर इज इक्वल टू रेड। ये लाइन मैंने लिखी और ये पूरा टेक्स्ट मैंने फॉन्ट टैग के अंदर दिया, वेलकम टू माय होम पेज, और यहां फॉन्ट टैग को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए, मैंने अपना टेक्स्ट फॉन्ट टैग के अंदर दिया। अब आज का लेक्चर क्लियर हो रहा हो तो बताइए कलर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, कलर क्या है? ये एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट है जो ब्राउजर को इन्फॉर्म कर रहा है कि हमको फॉन्ट रेड कलर का चाहिए। आ रहा है रेड कलर का फॉन्ट? आ रहा है? ठीक है, अब इमेजिन करिए अगर मेरे वेब पेज में 4 पैराग्राफ्स हैं तो मुझे ये फॉन्ट टैग 4 बार लगाना पड़ेगा कि नहीं? सोचिए, ये एक और पैराग्राफ है, वेलकम टू माय होम पेज के बाद मैंने कहा है एंजॉय सर्फिंग। ठीक है, ये एक और पैराग्राफ मैंने लिखा एंजॉय सर्फिंग। फिर मेरे पास एक और पैराग्राफ है, यहां मैंने कहा यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट SCA भोपाल और SCA live for you @gmail.com। अब आप नोटिस करिए ये वेब पेज 3 पैराग्राफ्स दिखाएगा। पहले का कलर रेड आएगा, बाकियों का ब्लैक आएगा। और अगर मैं, आप देख लीजिए पहले, आप इतने को इतना दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे इन सबका कलर रेड करना है तो आप एग्री करते हैं मुझे ये फॉन्ट टैग 3-3 बार लिखना पड़ेगा, है ना? राइट? और इतनी सी तो वेबसाइट आपकी होगी नहीं। आपकी वेबसाइट जब बनेगी तो अच्छा खासा कंटेंट होगा वेबसाइट पे, अच्छे खासे पैराग्राफ्स होंगे, और हर एक के लिए अगर आप फॉन्ट कलर रेडी चाहते हैं तो आपको बार बार फॉन्ट टैग रिपीट करना पड़ेगा। आप ये भी मानते हैं अगर आप इतनी बार फॉन्ट टैग रिपीट करेंगे तो ब्राउजर के लिए भी पेज बहुत हैवी हो जाएगा। सोचिए, जितने पैराग्राफ उतने फॉन्ट टैग भी उसको हैंडल करने पड़ेंगे। इसलिए ये जो तरीका आप देख रहे हैं कलर वगैरह चेंज करने का, ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है वाया फॉन्ट टैग। इसकी जगह वेब टेक्नोलॉजीज रिकमेंड करती हैं कि आप यूज करेंगे CSS प्रोग्रामिंग को, आप यूज करेंगे CSS कोडिंग को, जिससे आप पैराग्राफ का कलर चेंज करें। एंड एज यू कैन प्रेडिक्ट, अगर आप CSS यूज करते हैं तो आप कौन सा टैग यूज करने वाले हैं? अगर आप CSS यूज करते हैं तो जो आप टैग यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल टैग। दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल टैग। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टाइल टैग का पर्पस क्या है, तो जवाब है स्टाइल टैग अलाउ करता है, इट अलाउज अस टू सेट और स्टाइल द कंटेंट्स ऑफ आवर वेब पेज। हमारे वेब पेज के जो कंटेंट्स हैं उन्हें अलग अलग तरीके से स्टाइल करने के लिए आप अपने पेज में यूज करेंगे स्टाइल टैग। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आप कलर एक जगह सेट करेंगे और वो पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कलर एक जगह सेट करेंगे
और वो पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप मानते हो आपके लिए मेंटेन करना इजी होगा, आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ब्राउजर के लिए भी आसान होगा, क्योंकि उसे कलर एक ही बार सेट करना पड़ेगा, बार बार फॉन्ट टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? फॉन्ट टैग के अंदर पैराग्राफ नहीं लिखते सुमित, पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट लिखते हैं। पैराग्राफ कंटेनर टैग होता है, उसके अंदर फॉन्ट टैग आता है। और वैसे हम फॉन्ट पे बात ही क्यों कर रहे हैं? फॉन्ट आउटडेटेड है, डेप्रिकेटेड टैग हो गया है, फॉन्ट की जगह किसने ले ली है? अब एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, फॉन्ट की जगह स्टाइल ने ले ली है। आप कभी किसी इंटरव्यू में ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कलर बदलना है या मुझे फॉन्ट बदलना है तो मैं फॉन्ट टैग यूज करता हूं। नो, नेवर। इट इज वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल, सभी का कलर एक हो जाएगा, उसे बदलना होगा, उसका तरीका भी सीएसएस के पास है, वो भी करेंगे अपन जब सीएसएस पढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है सर 3 पैराग्राफ हैं, मैं चाहता हूं एक रेड में, एक ब्लू में, एक ग्रीन में आए, तो अगर हर पैराग्राफ का कलर अलग करना है तो सीएसएस में वो प्रोविजन भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे प्रोग्रामिंग अगर आती हो, याद हो तो इफ एल्स होता था प्रोग्रामिंग में, कंडीशन लगा देते थे आप और कंडीशन के हिसाब से एक्शन होता था। ऐसे सीएसएस में भी हम कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं और सीएसएस बेस्ड ऑन दोस कंडीशंस हमारे पैराग्राफ पे कलर अप्लाई करेगी। ठीक है, लेकिन वो सब कब पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे जब आप सीएसएस पे आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं स्टाइल टैग काम कैसे करता है। आगे बढ़ू, आ जाए स्टाइल टैग की वर्किंग पे। राइट, अब अगर आपको स्टाइल टैग यूज करना है तो इसको यूज करने का जो सिंटेक्स दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये फॉन्ट टैग हटा दीजिए। यहां आपको एक और चीज दिख रही होगी, देखिए बहुत ध्यान से, बाकी जितने टैग हैं सब पिंक कलर में आ रहे हैं, आ रहे हैं पिंक कलर में, लेकिन फॉन्ट टैग देखिए वीएस कोड व्हाइट कलर में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है व्हाइट कलर में? क्योंकि ये टैग डेप्रिकेट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, नहीं यूज करना चाहिए इस टैग को। आ रही है बात समझ? इसको आप W3 से भी जाकर पता कर सकते हैं, IHTML में, और यहां पे लिखिए द फॉन्ट टैग, और देखिए फॉन्ट टैग के बारे में क्या रिकमेंडेशन है W3 स्कूल्स की। पढ़िए, कुछ दिख रहा है रेड में, बोल्ड में, नॉट सपोर्टेड इन HTML5, द टैग हैज बीन डेप्रिकेटेड। आपको इसको यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ? राइट? तो मुझे तो सिर्फ आपको स्टाइल टैग का बेनिफिट बताना है, इसलिए मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूं। बाकी फॉन्ट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम उन चीजों पे क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें जो इंडस्ट्री में चलती नहीं है। सही बात है, बताइए। करेंगे भी तो आप किसी के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि फॉन्ट क्यों यूज कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री कह रही है मत करो तो वाई वी आर यूजिंग दैट। फाइन, तो फॉन्ट टैग हटा दिया मैंने। अब अगर मैं फॉन्ट टैग हटाने के बाद इस पेज को चलाता हूं तो एज एक्सपेक्टेड सब के सब व्हाइट ब्लैक कलर में आएंगे। क्या कहना है? राइट, अब मैं चाहता हूं इनका कलर रेड कर दूं, तो मैं आऊंगा हेड टैग के अंदर और हेड टैग का चाइल्ड टैग सेट करा जाएगा जिसका नाम है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग लिखने के बाद आपको बहुत सारी जगहों पर स्टाइल टैग का एक एट्रीब्यूट दिखेगा जिसका नाम होता है टाइप, जिसमें हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। अगर आपको लग रहा है सर ये क्या हो रहा है टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, तो इससे आप दो चीजें ब्राउजर के नोटिस में डाल रहे हैं। इसके थ्रू आप ब्राउजर को दो चीजें बता रहे हैं। कौन कौन सी दो चीजें? आप ये बता रहे हैं जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, वो कौन सी यूज हो रही है? जल्दी बताइए। सीएसएस यूज हो रही है ना? तो ब्राउजर समझ जाएगा कि सीएसएस लैंग्वेज में आप स्टाइलिंग कर रहे हैं। मतलब और भी लैंग्वेजेस होती होंगी क्या सीएसएस के अलावा? हाँ, और भी होती थी, होती है नहीं, होती थी। अब आज की तारीख में देयर इज ओनली वन लैंग्वेज रिमेनिंग फॉर स्टाइलिंग, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज सीएसएस। ठीक है, नंबर वन, आप उसके पहले जो लिख रहे हैं टेक्स्ट, इसके थ्रू आप ये बता रहे हैं कि आप जो कोड लिखेंगे वो कौन सी भाषा में होगा? वो आस्की कैरेक्टर्स में होगा। आस्की कैरेक्टर्स का मतलब मुझे लगता है सब जानते हैं, आस्की मतलब प्लेन इंग्लिश। आस्की इंग्लिश को सपोर्ट करती है ना? आस्की इंग्लिश को सपोर्ट करती है, तो टेक्स्ट का मतलब है आप जो कोड लिख रहे हैं वो प्लेन इंग्लिश में लिख रहे हैं, और सीएसएस का मतलब है आप जो स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सीएसएस यूज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन आज 2020 में मैंने कहा कितनी स्टाइलिंग लैंग्वेजेस बची हैं? क्या आज सीएसएस का कोई ऑल्टरनेट है? नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इसलिए आज की डेट में टाइप एट्रीब्यूट मेंशन करना भी
कतई कतई आवश्यक नहीं है। आप अगर इसे हटा भी देंगे तो भी ब्राउजर ये मानकर चलेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर ये मानकर चलेगा कि आप CSS ही यूज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, अगर आपने थोड़ा बहुत जाना हो तो इसको बोलते हैं डिफैक्टो। डिफैक्टो समझते हैं? डिफैक्टो मतलब कहा नहीं गया है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ऐसा होता है, दैट इज डिफैक्टो। तो ब्राउजर्स डिफैक्टो ये मानते हैं कि आपने अगर कोई लैंग्वेज नहीं बताई है तो आपने CSS लैंग्वेज यूज करी है स्टाइलिंग के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ू? वेरी गुड। आप CSS लिखते कैसे हैं याद रखिएगा, मैं CSS पढ़ा नहीं रहा हूं, CSS अलग से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं CSS की कोडिंग का। मैंने आपसे कहा था HTML में टैग्स होते हैं, जल्दी बोलिए, HTML में टैग्स होते हैं। यस। और अगर आप भूले ना हो तो मैंने क्या कहा था, CSS में क्या होता है? CSS में रूल सेट्स होते हैं। जो हम CSS में लिखते हैं दे आर कॉल्ड एज रूल सेट्स, RULE रूल सेट। ठीक। अब इन रूल सेट्स में आप ब्राउजर को क्या इन्फॉर्म करेंगे? आप इन रूल सेट्स में बताएंगे आप कौन से HTML टैग पे अपनी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो बताइए जरा, हम कौन से टैग पे स्टाइलिंग करना चाहते हैं? किसका कलर बदलना चाहते हैं? पैराग्राफ का। तो हम लिखेंगे P। क्या P केस सेंसिटिव है? नहीं, बिल्कुल केस सेंसिटिव नहीं है। कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख दीजिए, लेकिन लिखना P पड़ेगा। उसके आगे कोई एंगुलर ब्रैकेट नहीं, सिर्फ P के बाद ब्रेस ओपन होगा, ब्रेस क्लोज होगा। ये सिंटेक्स है? हाँ, ये सिंटेक्स है। ब्रेस ओपन और ब्रेस क्लोज होगा। और अंदर आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं पैराग्राफ पे। तो हम क्या करना चाहते हैं? फॉन्ट का कलर बदलना चाहते हैं, हाँ या ना? फॉन्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो हम यहां पर लिख देंगे P के साथ कलर। ध्यान दीजिएगा, विल राइट कलर। कलर के बाद हम लोग लगाएंगे कोलन। CSS में इक्वल टू नहीं लगता, CSS में इक्वल टू की जगह क्या लगता है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इक्वल टू की जगह कोलन लगता है। और कोलन के बाद आपके कलर का नाम। हमारे कलर का नाम क्या है? रेड कलर चाहिए हमें सब पे, तो हम यहां लिख देंगे रेड। और रेड लिखने के बाद लगा देंगे एक सेमीकोलन। और क्योंकि आपने VS कोड में एक्सटेंशंस डाले हुए हैं, जल्दी जवाब दीजिए, डाले हुए हैं, तो VS कोड आपको सपोर्ट करेगा। इतना स्मार्ट आईडी है। आप देखिए, जैसे ही मैं P लिखकर एंटर स्ट्राइक करूंगा और मैं VS कोड को बताऊंगा मुझे कलर चाहिए और मैं कोलन करूंगा, दिख रहा है आपको कुछ? VS कोड मुझे सारे कलर्स के ऑप्शन दे रहा है, जो जो कलर आप यूज कर सकते हैं। क्या ये आपको नोटपैड देगा? अगर इस तरह से आप नोटपैड में कोड लिखे तो नोटपैड देगा या पॉपअप आपको? नहीं देगा। इसलिए एज अ प्रोफेशनल डेवलपर पीपल प्रेफर यूजिंग मॉडर्न आईडीज, और द बेस्ट आईडी फॉर वेब डेवलपमेंट इन्हीं फीचर्स के कारण है VS कोड। अब आप इसमें से कलर चूज करिए। अपन को रेड चाहिए, R प्रेस कर दीजिए, रेड की सारी वेराइटीज आ जाएंगी। इसमें से रेड ले लीजिए, पुट अ सेमीकोलन। जैसे इतना लिखने के बाद पेज को आप सेव करेंगे और जाकर रीओपन करेंगे तो आपके पैराग्राफ का हर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया होगा इनटू रेड कलर। आया समझ? RGB में बहुत सारे ऑप्शन है कलर के, मैं बताऊंगा आपको आगे। आगे आएगा। अगर आपको लग रहा है सर मुझे रेड थोड़ा सा लाइट चाहिए, इतना गहरा लाल कलर नहीं चाहिए, तो सारे ऑप्शन है। हम अपने कलर्स भी बनाना सीखेंगे, वो भी अवेलेबल है। ओके, अभी तो जो डिफॉल्ट कलर्स हैं हम उनसे काम चला रहे हैं। पर पैराग्राफ तो बहुत सारे हो गए, मतलब आयुष मैं नहीं समझा, क्या डाउट है? पैराग्राफ बहुत सारे हैं तो हर पैराग्राफ पे लगेगा ना ये कलर, सारे ही पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है अलग अलग कलर चाहिए तो मैंने कहा उसका स्टाइल अलग अलग है। हाँ, ये सब स्टाइल के अंदर लिखेंगे। अगर वर्ड्स डिफरेंट कलर में चाहिए फैजान तो स्पैन टैग यूज करते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है? हाँ, अपने खुद के भी टैग्स आप बना सकते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा HTML5 के सिमेंटिक्स में। राइट, गॉट इट? चलूं आगे? आया समझ में स्टाइल? फेव आइकन भी बताऊंगा आपको, ये खत्म हो जाए हेड टैग, फिर बताऊंगा आपको फेव आइकन कैसे सेट करते हैं। ठीक है नावेद? चलो बढ़े आगे। इस तरह से आपने सेट कर लिया है कलर। अब आपको सोचिए
अगर कल को ये लगता है कि नहीं मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे सबका कलर ब्लू करना है, तो आप बताइए आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा रेड की जगह ब्लू? एक ही बार। आप सिर्फ आएंगे स्टाइल टैग में या रेड की जगह लिख देंगे ब्लू, सेव कर दीजिए, जाकर चेक करिए सारे पैराग्राफ्स अब आपको मिलेंगे इन ब्लू कलर। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। इसी तरह से अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, फॉन्ट डैश साइज, या मेंशन कर दीजिए फॉन्ट। मैं चाहता हूं सबका फॉन्ट 20 पिक्सल्स का हो जाए, तो मैं यहां लिख दूंगा 20 पिक्सल्स। ठीक है, सेव करिए। जो फॉन्ट इतना छोटा दिख रहा था वो आपको अब 20 का दिखने लगेगा। बढ़ गया फॉन्ट। ठीक है, ये सब आप CSS में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ट्रेलर है। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं क्या क्या हम स्टाइल टैग में कर पाएंगे। आगे चलकर इनकी डिटेलिंग दूंगा, फॉन्ट से क्या हो सकता है, कलर कैसे कैसे ला सकते हैं, इमेज को कैसे बदल सकते हैं, वो सब आप स्टाइल टैग में करेंगे। हुआ क्लियर? डन। चलिए आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं हेड टैग के बाकी बचे हुए टैग्स और फिर चलते हैं मेन टैग की तरफ। कौन सा मेन टैग? जिससे आपके वेब पेज का मेन कंटेंट डिसाइड होगा, एंड दैट इज बॉडी टैग। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। एडवांस जावा वाले ज्वाइन कर लें, स्क्रीनशॉट्स लेने, मैं कोड शेयर कर दूंगा ना, जो आज पढ़ाए, जो आज पढ़ाया है उसके कोड शेयर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, परसों सेम टाइम 8 PM।